हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परम क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अभी हमारी जो जीएस में क्लास चल रही है संविधान की, आज उसका हम भाग 4 देखेंगे। तो आज हम भाग 4 में क्या हैगा, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेकर आपके 51 तक हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 आपको ये भी याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर आपसे पूछा जाए, पेपर में आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, तो संविधान के हमें भाग बताना है भाग 4 में। ठीक है फ्रेंड, आर्टिकल कहाँ से 36 से लेके 51 तक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसकी हम कुछ मुख्य बातें समझते हैं, क्या क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए कि इसको लिया, पहले तो हम ये समझते हैं कि संविधान में हमने इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया कहाँ से। तो हम समझते हैं कि इनको आयरलैंड एक देश है, उसके संविधान से इसको हमने लिया है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। देखिए, मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे पिछली क्लास में। मौलिक अधिकार को अगर आपके छीनता है कोई, ना तो आपसे गवर्नमेंट छीन सकती, ना ही आपसे पब्लिक। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपको जो नीति निर्देशक तत्व रहती हैं, राज्य की इच्छा अनुसार रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप इनके लिए आप कोर्ट में चुनौती दे दें इनके, कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको, जो हम पढ़ेंगे 36 से 51 के बीच में जो भी हमारे रहेंगे, उनमें से अगर कोई हमारी पूर्ति नहीं हो पाती तो आप उसके लिए ये नहीं कहोगे कि हम चुनौती दे दें उसमें कोर्ट में जाके, ठीक है, उनके खिलाफ। तो उसमें ये नहीं है, राज्य की इच्छा के अनुसार अगर वो राज्य सक्षम है तो वो कर सकता है ऐसा। देखिए, पहले जब जो संविधान चल रहा था उसमें था कि अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उनको 1 और 2 में जैसे हमने पढ़ा था आपके, देखिए BN राव थे। BN राव जो कौन थे? संविधान के सलाहकार थे, हैं, जज थे। तो इन्होंने कहा था कि 2 प्रकार के रखें, एक मूल अधिकार 1 और एक मूल अधिकार 2 करके रख दें, है ना। तो लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया, इनको फिर अलग ही कर दिया गया। क्योंकि अगर देखिए आप मौलिक अधिकार में इसको रखते 12 से 35 के बीच में, तो वो न्यायालय में उनके लिए हम चुनौती दे सकते थे। लेकिन उनको इसको इसलिए 36 से मतलब 35 के बाहर रखा, 36 से 51 तक। इसलिए अब इसमें क्या रखेंगे कि इसमें ये कहा गया कि आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन थी राज्य। अब देखिए, अब ऐसे कुछ कर दिया, जैसे इनमें से जो हम पढ़ेंगे, है ना, उनमें से जो है तो लोक कल्याण की वृद्धि करना। मान के चलो राज्य इतना सक्षम नहीं है, राज्य के पास वैसी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, उसमें ही आप कहो कि हमें तो ये लोक कल्याण करो, हमारा सामाजिक व्यवस्था बनाओ, आर्थिक स्थिति सुधारो हमारी, या फिर आप और भी कई जैसे चीज़ें रहेंगी इसमें, तो उनको आप करें। अब लेकिन कंडीशन ऐसी है कि स्थिति खराब है, ऐसा नहीं कर पा रहा है ना। तो अगर नहीं सक्षम है राज्य, नहीं कर पा रहा, तो इसमें नहीं करेगा वो, है ना। तो आप ये नहीं कहोगे कि हमारा कोई हनन कर रहा है इसमें, तो किसी का कोई हनन नहीं होता, ये राज्य की इच्छा अनुसार रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, इसमें पहले ही दे दिया उन्होंने कि न्यायालय में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। फिर उद्देश्य इसका क्या है कि सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना। मतलब इसका उद्देश्य है कि समाज का विकास हो, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, न्याय सबको मिले, ये स्थिति, इसके लिए इसको लाए गए हैं इनको। ठीक है, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है, राज्य की इच्छा के अनुसार रहेगा। अगर राज्य दे सकता है तो दे दे, नहीं देगा तो कोई इतनी आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। फिर इसको कौन करता है? देखिए, पहले ही कह दिया कि राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं ये राज्य को निश्चित कार्यों को करने का निर्देश देते हैं। ये राज्य को निश्चित के, ये राज्य के लिए आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप इन पे काम करें, है ना, काम करें। अगर आपके पास व्यवस्था है तो जरूर करें इन पे। ठीक है, फिर समाज की, ये किसके लिए? समाज की भलाई के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए डॉक्टर अंबेडकर जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि है लोक कल्याण के समाज की स्थापना करता है। ठीक है, लोक कल्याण समाज की स्थापना करेगा, ये लोक कल्याण समाज की स्थापना, है ना, के हटा भी दो, लोक कल्याण समाज की स्थापना करता है ये। ठीक है, लोक कल्याण मतलब आप समझ गए, जनता का कल्याण हो, विकास हो, है
ना भला हो, उसके लिए ये काम करते हैं राज्य की नीति निदेशक। इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। बात सही है कि जब सामाजिक स्थिति अच्छी रही, आर्थिक आपको व्यवसाय वगैरह अच्छे मिलेंगे आपको, है ना, तो आर्थिक स्थिति अपनी अच्छी होगी। तो ये कौन ने कहा था? आप अम्बेडकर जी ने, कि लोक कल्याण समाज की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। ठीक है। अब देखिए केटी सा थे, उन्होंने कहा था कि यह उस चेक के जैसा है जिसके पैसा बैंक अपनी मर्जी से देता। देखा होगा आपने, उस एक चेक रहता है जिसपे एक पे तो अपन चेक पे पैसे भर देते हैं, है ना, और बैंक चला जाता। लेकिन इन्होंने कहा कि एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से देगा, उसको देना है कि नहीं देना पैसा। इससे क्यों कहा? देखिए, आप राय जैसे मौलिक अधिकार तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे हैं कि राज्य की इच्छा हुई तो दे देगा आपको, नहीं है तो नहीं देगा, ये है मतलब। और देगा तो कब देगा? इसलिए बैंक, इन्होंने कहा कि बैंक अपनी मर्जी से देगा। तो राज्य इसमें क्या रहता है? अपनी मर्जी से सरकार, राज्य सरकार जो रहेगी वो अपनी मर्जी से देगी। ठीक है। तो BN राव ने आपने बता दिया 1 और 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसमें भी जो अपन पढ़ेंगे 36 से 51 तक के, तो उनमें भी क्या हैगा कि कुछ गांधीवादी सिद्धांत रहेंगे, कुछ समाजवादी सिद्धांत रहेंगे, कुछ उदारवादी सिद्धांत रहेंगे। तो मैं आपको नोट करा देता हूँ कौन कौन से जो आर्टिकल जो रहेंगे हमारे, कौन कौन सी बातें गांधीवादी सिद्धांत जैसे गांधी जी के विचार से संबंधित हैंगी, कौन कौन सी ऐसी हैंगी जो समाजवादी संबंधित हैंगी, कुछ ऐसी हैंगी जो उदारवादी मतलब सरल तरीके की जो नीतियाँ रहती हैं, उदारवादी नीतियाँ, उदारवादी सिद्धांत देंगे। तो वो मैं आपको और नोट करा देता हूँ, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्गीकरण हम करते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व के। तो इसमें देखिए कुछ क्या आएंगे, गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल आपके 40, 40, 43, 43B है, 46, 47, 48। ये कुछ ऐसे हैं जो गांधीवादी सिद्धांत जैसा गांधी जी सोचते थे वो, है ना, उनके जो सिद्धांत थे उस पर आधारित हैंगे। कुछ ऐसे हैं जो समाजवादी सिद्धांत हैं। समाजवादी में 38 है, 39, 39 है, 41, 42, 43 है और 47। ये कुछ समाजवादी है, कुछ मिल भी रहा है लेकिन दोनों विचारधाराएं हो सकती हैं। ये समाजवादी विचारधारा है, सोशलिस्ट वाली। ठीक है। उदारवादी सिद्धांत में जैसे 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51, ये कुछ कैसे हैं उदारवादी सिद्धांत। अब बस ये कभी कभी पूछ लेता है वर्गीकरण में, है ना, तो PSC वगैरह एग्जाम देते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि जब आर्टिकल जो 44 हैगा सिविल नागरिक सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो सिविल कोड की जो चर्चा की गई है 44 में, तो वो किस में हैगा? तो वो आपका अपन बता सकते हैं किस में, 44 में, है ना, और उदारवादी सिद्धांत है वो। ठीक है। तो ऐसा आप पूछ लेते हैं तो आप बता सकते हैं। अब हम ये तो वर्गीकरण कर लिया इसका, अब हम पढ़ते हैं 36 से लेके 51 तक के अलग अलग, है ना, आर्टिकल और उनको समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्टिकल हम देखते हैं 36 से। इसको 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा डेफिनेशन बताइए। अब राज्य मतलब कौन सा? राज्य का अर्थ वही होगा जो भाग 3 में हमने राज्य पढ़ा था, ठीक है, आर्टिकल 12 में, है ना, तो वही इसमें भी क्या होगा, राज्य का अर्थ होगा। दूसरा क्या है, आर्टिकल पढ़ेंगे हम 37, तो आप 36 समझ गए होंगे। 36 में सबसे पहला जैसे उसमें भी मौलिक अधिकार में भी परिभाषा थी, इसमें भी परिभाषा ही है। 37 आर्टिकल है वो, उसमें क्या है कि न्यायालय में परिवर्तनीय मतलब बाद नहीं। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, मतलब ये राज्य की इच्छानुसार होगा। ठीक है। अगला है 38 इंपोर्टेंट है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए पूछता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि मतलब लोगों का कल्याण हो, उसके लिए जो है ना राज्य क्या करेगा ऐसी विधि बनाएगा या उनके लिए ऐसा काम करेगा। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया भी है। 38 इसमें हालांकि 1 और 2 फेज हैं। तो 1 में मतलब क्या करेगा, ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है। इसमें कैसा, जैसे पुरुष और स्त्रियों को समान वेतन मिले, जैसे नौकरी करने जाए तो उनको समान वेतन मिले। दूसरा क्या है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय, है ना, के साथ विकास का मतलब देखो, बालक जो रहते हैं बच्चे पढ़े लिखे हैं, है ना, उनका विकास हो गरिमामय के साथ, मतलब एक इज्जत के साथ अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मिले उनको और स्वच्छ पर्यावरण मिले। ठीक है। उसके साथ विकास का अवसर, और उनको जो बालक हैं उनको क्या करना, शोषण से बचाना। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, समाज के जो भौतिक संसाधन होते हैं उनकी उचित व्यवस्था कराना, है ना,
संसाधनों का उचित व्यवस्था कराना, उनको वितरण करना, कुछ ऐसे संसाधन की व्यवस्था करें, उन पर स्वामित्व रहे। अगला क्या होगा, आप और क्या कर सकते हैं इसमें, पुरुष और स्त्री जो रहती हैं, पुरुष और स्त्री आप समझ गए होगे, जैसे कार्य करें तो उनको समान क्या मिले, वेतन मिले। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्त्रियों को कम दे रहे हैं और पुरुषों को ज़्यादा, तो ऐसी व्यवस्था करें। ये सब लोक कल्याण की बातें हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को क्या करें, आप समान रूप से जीविका मतलब जीने के लिए पर्याप्त क्या करें, साधन प्राप्त करने का अधिकार हो उनको, है ना। तो ये सब के इसमें आ जाएंगे लोक कल्याण में। और ठीक है, अगला इसमें दूसरा जो हैगा, दूसरे में पार्ट में क्या जोड़ा है इसमें, दूसरे में कि आय, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करना। देखिए ये भी लोक कल्याण जब ही होगा जब अवसर जो होते हैं, लोक कल्याण मतलब सबका कल्याण हो। अब देखिए आय पैसे कमाने की, या फिर सुविधाएं जो मिल रही हैं, या अवसर क्या होते हैं जो नौकरी वगैरह में, कि असमानता जो रहती हैं, असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। मतलब इसमें असमानता ना रहा है, मतलब सबके लिए, जैसे मान के चलो कोई बड़ी पोस्ट है तो सबको, जैसे कोई पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा तो देखा होगा आरक्षण देते हैं, कुछ आपने देखा होगा छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है ना, उसकी वजह से वो पढ़ सकें। या फिर देखा होगा सब्सिडी मिल जाती है, बीपीएल वाले हैं, कई जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करती है ताकि वो भी अपना रोजगार कर सकें, रोजगार के लिए कुछ जैसे, ताकि उनको रोजगार मिल सके, ऐसी चीज़ें उसमें सरकार सब्सिडी वगैरह दे देती है, या फिर अवसर देती है, वहाँ पे आरक्षण दे देती है। मतलब असमानता रही उनको समाप्त करके मतलब समान बनाने का आपको काम करना है, ऐसा काम है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 38। आप समझ गए होंगे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब लोक कल्याण का, लोगों का क्या हो, कल्याण हो, सब आगे बढ़े, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा, है ना। और कुछ दूसरे में इसमें कि ऐसी सुविधाएं, अवसर जिसमें असमानता रहती हैं उनको क्या करेंगे, समान बनाने की कोशिश करेंगे, ऊंच नीच वाला ये समाप्त करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया, जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं लोक कल्याण वाले में, जैसे स्त्री पुरुष को जो समान वेतन वगैरह, बालकों को जो गरिमामय जीवन जी सकें, है ना, उनका शोषण से बचाना। और हमने देखा था श्रमिकों जो रहते हैं उनके प्रतिकूल, मतलब जैसे श्रमिकों की मजबूरी में आयु या शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। जैसे मान चलो कोई मजदूर की आयु कम है, अब उसको आप ऐसे रोजगार में, जैसे कहीं की खतरनाक फैक्ट्री वगैरह या वो खदान वगैरह, उनमें जाने से उनको बचाना करना। और भी कई चीज़ें हैं इसमें, समाज के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना, उन पर उनका अधिकार रहे, उनको वितरण कराना, ये सब चीज़ें जाएगी मतलब लोक कल्याण में। ठीक है, तो वैसे तो आपसे इतना नहीं पूछेगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वैसे आप इतना ध्यान रखना कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो बात की गई वो अनुच्छेद 38 में की गई। अनुच्छेद 39 39 अपन देखते हैं। 39 में क्या आएगा, तो 39 में देखिए राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ आएंगी, है ना। तो राज्य क्या करेगा, कुछ नीतियाँ बनाए, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित नीतियाँ बनाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना, इसमें क्या क्या बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें भी वही, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित जो नीतियां बनाएंगे, उसमें हम यही नीतियां बनाएंगे जो लोक कल्याण में हमने देखी थी, कि लोक कल्याण मतलब लोक कल्याण कैसे कैसे हो सकता है लोगों का। ठीक है, तो उसके लिए ऐसी नीतियां बनाएगा ये भी, आर्थिक न्याय से संबंधित जो उसमें मैंने अभी आपको बताई थी, जिसमें जैसे पुरुष महिलाओं को बराबर वेतन मिल सके, मतलब तभी तो जिनको सब समान असमानता दूर हो सकें। ठीक है, तो इससे ही क्या रहेगा, तभी तो आपका क्या होगा, लोगों का लोक कल्याण होगा। तो ये राज्य के द्वारा अनुसरण कुछ नीतियां रहेंगी ना, वो इसी से संबंधित रहेंगी। जैसे इसमें था सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा, तो सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित जो रहेंगी ना, ऐसी नीतियाँ बनाएगा ये। ठीक है, अब इसमें तो मतलब यही कहा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो, है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। तो ये कैसे मिलेगा, जो ऐसी ये इसमें जो नीतियां बनाएगा उनको ये फॉलो होंगी इसमें। ठीक है, तो वो इतना जैसे इसमें ही था, नीतियां बनाना इसमें रहेगा, है ना, और ये नीतियां रहेंगी तभी इनमें लोक कल्याण होगा, इसमें लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित जो नीतियां रहेंगी वो बनाना है। अगला हैगा आपका इसी में 39 का, इसमें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 जो था उसमें इसको लाया गया था। देखिए 39 का इसमें ये हम बोल सकते हैं 39 ये जोड़ा,
इसका मतलब ये रहता है कि संशोधन करके इनको जोड़ा है। देखिए 39 में ही जोड़ दिया इसको, है ना, क्योंकि इससे संबंधित था इसलिए यहाँ जोड़ दिया। अगर अलग आर्टिकल में रखते, जैसे इसके बाद जैसे मान चलो 395 हैं हमारे, उसके बाद रखते तो उसमें फिर क्या इससे अलग हो जाते, इसलिए इसमें ही जोड़ देते हैं उनको, है ना। जैसे 339 हैगा तो 339 ए करके, सॉरी 39 हैगा 39 ए कर दिया इसमें। कब हुआ जी? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। इसमें क्या कहा गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देने व निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए समान अवसर के आधार पर मतलब सबको समान अवसर मिले उस पर न्याय देने के लिए। और इसमें क्या रहेगा? निःशुल्क विधिक सहायता। देखा हो फ्री लीगल एड, इसमें क्या रहता है? देखिए ये क्यों दिया जाता है, आपने देखा होगा कोई गरीब लोग जो रहते हैं उन पे केस वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए देखा हो सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि एक सरकारी वकील रखे ताकि वो उनका केस लड़ सके। इससे क्या होगा? देखिए फ्री लीगल एड से क्या होगा? जो कौन उपलब्ध कराई? इसको सरकार उपलब्ध कराई, मतलब उनको सैलरी वगैरह सरकार देगी, है ना, ताकि क्या हो सके। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि गरीबों को अन्याय का शिकार ना होना पड़े, है ना, नहीं वो अन्याय होता रहेगा उनके साथ, अब वो उन पर केस ही नहीं लड़ पा रहा, तो उनके लिए विधिक सहायता के लिए व्यवस्था करेगी। ठीक है, फ्री लीगल एड, क्लियर है। तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है और समान अवसर के आधार पर न्याय मिले उनको। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना 39 काम है ध्यान रखना है कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया इसको। इसमें समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, समान न्याय हो उनके साथ और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी इनको, कानूनी सहायता मिलेगी, कैसी? वो भी निःशुल्क। क्लियर है। तो ये 39 का भी इम्पोर्टेंट हैगा। 39 आप समझ गए, अनुसरणी कुछ नीतियाँ बनाएगा जिसमें जो मैंने अभी बताई थी लोक कल्याण के लिए, वही ऐसी नीतियाँ ये बनाएगा, है ना। तो 39 का हुआ है। अब देखिए 40 में क्या हैगा? देखिए 40 में हैगा गठन, मतलब ग्राम पंचायतें जो रहती हैं उनका गठन हैगा, जबकि ग्राम पंचायतें किस हिसाब से रहेंगी वो हम आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें तो सिर्फ ये बताया कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है और उनके कार्य करने की शक्तियाँ रहेंगी। ठीक है, देखा होगा ग्राम पंचायतें जो रहती हैं वो राज्य उनको चलाता, पैसा वगैरह ग्राम पंचायतों में राज्य मुख्य भूमिका निभाता है। राज्य चुनाव वगैरह कराना वो भी ग्राम पंचायतों का राज्य के ऊपर निर्भर रहता है। तो ग्राम पंचायतों का देखा होगा वो सीमांकन होता है, वो भी राज्य के ऊपर रहता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन करना और कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, ये किसका काम? ये राज्य का ही रहेगा। ये किस में आएगा? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन से में? आर्टिकल 40 में। 41 में क्या आएगा कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में जिसमें सरकार सहायता करेगी लोगों की, जैसे बुढ़ापे में देखा हो, बुढ़ापे में सरकार पेंशन देती है, इसी में अपन कह सकते हैं जैसे वृद्धा पेंशन मिलती है या विधवा पेंशन देखी होगी आपने, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये सरकारी सहायता प्राप्त करा रही है। और इसमें देखा बेरोजगारी के लिए कुछ देखा भत्ता वगैरह की व्यवस्था करती है सरकार। बीमार हो जाते हैं देखा होगा, बीमारी के इलाज की व्यवस्था, जैसे उसमें देखा हो कोई का ऑपरेशन होता है बहुत महंगा होता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ सरकार उसमें फंड दे देती है। और हम कह सकते हैं इसमें बीमारी के लिए आज के समय देखा होगा आपने वो एक कार्ड बन रहा है आयुष्मान कार्ड। ठीक है, तो आयुष्मान कार्ड भी देखो क्या हैगा, उसमें बीमारी में सहायता करना है ना। तो ऐसा ही इसमें रहता है कि बीमारी में देखा होगा सरकार सहायता करती है ना। आवश्यकता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता देना, मतलब काम लोगों को या शिक्षा जैसा दशा में काम, है ना, शिक्षा और लोक सहायता देना। शिक्षा की व्यवस्था देखा हो, सरकार शिक्षा की व्यवस्था करती है लोगों को पढ़ाने करने की। इसमें देखा होगा कुछ पहले एक आया था आपने देखा होगा, बूढ़े लोगों को और जो बड़े बच्चे थे उनके लिए भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या कर सकते हैं हम, लोक सहायता, लोगों की सहायता के लिए। और इसमें था जैसे अन्नपूर्णा योजना आई थी इसी में, है ना। तो अन्नपूर्णा योजना जैसे अनाज वगैरह की व्यवस्था कराना उनको, परिवार लाभ योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब इसी में आती है ना। तो इस तरीके की जो सरकारी योजना जो चला के लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाते हैं वो सब इसी में कहा गई कि मतलब राज्य की कोई जिम्मेदारियां रही कि उसमें सरकार की तरफ से लोगों को सहायता मिल सके। जैसे आप समझ गए होंगे बुढ़ापे में, बेरोजगारी में, बीमारी में, शिक्षा में, इसमें जो सहायता मिलती है वो सब किस में आ जाएगा, आर्टिकल 41 में। तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए 36 में क्या आएगा, राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय, मतलब ये बात नहीं है, मतलब आप इसको न्यायालय में नहीं कर सकते कि हमें इनमें से कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हम न्यायालय में चले जाएं। जबकि मौलिक अधिकार का यदि आपको देखा होगा आपने
12 से 35 के बीच में था, जो 14 से लेके आपको 35 तक कंटिन्यू थी, क्योंकि 12 और 13 में 12 में परिभाषा थी, 13 में उसका अल्पीकरण था, है ना। 14 से स्टार्ट होते हैं, तो 14 से अगर आपके 35 के बीच में कोई आपसे कोई इसका हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका जैसे मान के चलो आपको निःशुल्क विधिक सहायता नहीं दी, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना, कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रही। दूसरी, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था मैंने आपको बताया था, इसमें जो कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं कि पुरुष और इनको सैलरी वगैरह बराबर मिले, बच्चे शोषण के शिकार ना हो। जी, राज्य की जिम्मेदारी तो है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहा कहीं राज्य, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जाओगे, है ना। ग्राम पंचायतों का गठन और उनको कार्य करने की शक्ति, ये सब किसके काम है? राज्य सरकार के, है ना। इनके लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप जैसे अभी चुनाव नहीं, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव को बढ़ा दिया या उनका सीमांकन कर दिया, तो आप ही नहीं कहोगे कोर्ट में पहुंच जाए राज्य ने क्यों कर दिया, ये राज्य हमें ऐसा दे, है ना। बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहा, तो आप उसमें कोर्ट में केस नहीं कर सकते राज्य के खिलाफ, ठीक है। तो आप एक बार और समझ लें, 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब बाद योग नहीं है ये, इसमें आप न्यायालय में केस नहीं कर सकते। 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करेगा, जो इसमें नीतियां बनाई गई हैं उसके हिसाब से काम करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आय सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को समाप्त करेगा, जो अवसरों में जो असमानताएं रहती हैं उनको ऊंच नीच को समाप्त करेगा ये, है ना। सुविधाएं जो मिलती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, उसको असमानताएं जो रहती हैं उनको बराबर लाने का प्रयास करेगा, है ना। दूसरा 39 में क्या रहेगा? राज्य द्वारा कुछ ऐसी अनुसरणीय कुछ नीतियां बनाई जो सामाजिक आर्थिक न्याय से संबंधित होंगी, जो इसमें जो काम करती हैं, लोक कल्याण के लिए जो काम करती हैं, ऐसी नीतियां बनाएगा ये, ठीक है। 39 ये जो है का जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, जिसमें क्या रहेगा? समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, ताकि गरीब लोग कोई क्या ना हो, अन्याय के शिकार ना हो, ठीक है, वो भी न्याय के लिए लड़ सकें। क्लियर है 39 का। 40 में रहेगा ग्राम पंचायतों का गठन और उनको कार्य करने की शक्ति रहेगी। 41 में कुछ दशाओं में सरकार लोगों की मदद करेगी, बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारियां। अब आपका 42 से और जो 51 तक बचे हैं वो और मैं आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए 42 में जो आर्टिकल 42 हम समझेंगे, उनमें क्या है कि काम की न्याय संगत, मतलब काम की न्याय संगत का मतलब क्या रहेगा? देखिए 42 कि जिसके लायक जो काम हो उसे वैसा काम और मानवोचित दशाओं में, ठीक है, मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता भी है कि काम की न्याय संगत, मतलब काम की न्याय संगत का मतलब क्या है कि जिसके लायक जो काम हो सके, जो कर सके, उसके हिसाब से काम, और मानवोचित दशाओं, मानव की उचित जो दशाओं के हिसाब से, मानवोचित मतलब मानव प्लस उचित, मानव के लिए उचित है ऐसी दशाओं का, तथा प्रसूति मतलब होता है मैटरनिटी सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता में क्या रहेगा? जैसे महिला के पेट में बच्चा है, उस टाइम क्या करते हैं प्रसूति सहायता में कि महिला उनके लिए छुट्टी देने की व्यवस्था करेगी, राज्य के उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देगी, और छुट्टी देने के बाद जितने दिन छुट्टी है उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, ये बात भी ध्यान रखना। और इसमें कब तक के लिए नियम रहेगा? केवल 2 बच्चे अगर आपके हैं तो तब तक के लिए ऐसा चलेगा, है ना। तो प्रसूति सहायता में और भी देखा होगा, जैसे जब बच्चा हो जाता है उस टाइम भी सहायता करती है सरकार, उसमें कुछ पैसे वगैरह की व्यवस्था करते ताकि उसका अच्छे से खान पीन हो सके। और भी एम्बुलेंस वगैरह उनको देखा होगा, महिलाओं के लिए जो गर्भवती रहती हैं उनको अस्पताल हॉस्पिटल ले जाने करने के लिए वो एम्बुलेंस वगैरह लगाई जाती हैं। तो ऐसी प्रसूति सहायता का उपबंध करेगी सरकार, है ना। और जब वो अपनी जिस जगह भी वो काम कर रही हैं तो उसमें काम में क्या रहेगा? उनके लिए लास्ट टाइम पे छुट्टी देने की व्यवस्था, और छुट्टी की सैलरी नहीं काटी जाएगी, ठीक है। क्लियर है। अगला है 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जो मजदूर लोग हैं उनको कम से कम इतनी मजदूरी तो दी जाएगी, किसी भी जगह वो 2 फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, कि अपना वो एक जीवन जी सकें। ऐसा नहीं कि अब मान चलो दिन भर काम कराओ 50 रुपये दो, उसमें उसका क्या होगा? तो उसके लिए कम से कम 200-300 रुपये तो उसको मिले कि अपना पेट भर सके वो। क्लियर है। शिष्ट जीवन, अच्छा एक जीवन स्तर, मतलब उसका शिष्ट जीवन हो, अच्छा जीवन हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो डला ये बस निचले स्तर पे, उसका विकास भी हो, है ना, पढ़ाई लिखाई करे, रहन
रहन सहन अच्छी हो, खान पान अच्छा हो उसका, और इसी में मजदूरों के लिए अवकाश की व्यवस्था की गई है, और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना हो। और एक और याद वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। देखिए कुटीर उद्योग क्या होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो अपने घरों से उनको चलाए जाते हैं ना, जैसे पापड़ उद्योग हैगा, लकड़ियों के देखा बांस के वो डलियाँ टोकरी वगैरह जो बनाते हैं, झाड़ू वाड़ू बनाना, ये सब छोटे छोटे उद्योग जो घर पे अचार पापड़, जो छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग रहते हैं उनको सरकार की जिम्मेदारी उनको प्रोत्साहित करना। उनके लिए जैसे पैसे वगैरह की व्यवस्था है, लोन वगैरह उनके लिए दे दी जाती है। दूसरा अपन कह सकते हैं उनके लिए मार्केट की व्यवस्था करना कि उन वो चीज़ें बना ली उनको कहाँ पे बेच सकें वो आराम से, ठीक है। तो ये सब सरकार की जिम्मेदारी रही। क्लियर है। तो इसमें क्या था, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना आर्टिकल 42 में था। 43 में था कर्मकारों के लिए मजदूरों से संबंधित हैगा ये, है ना, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये 43 में। इसी में देखिए 43 में 43 ए जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या था कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विधान बनाना। देखिए उद्योग के प्रबंध के लिए, जैसे उद्योग कोई सा हैगा उसमें प्रबंध के लिए कोई विधान बन रहा है तो उसमें कर्मकार जो रहेंगे, कारीगर जो मजदूर, उसमें जो या मजदूर या उसमें जो अपन बोल सकते हैं कामगार, है ना, जो काम करने वाले, उनकी भागीदारी होना, मतलब वो भी उसमें भागीदारी लाएं। जब उसमें नियम बना रहे हैं तो उनको भी उसमें शामिल किया जाए, कैसे कैसे नियम जो बनाए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद 43 में क्या है कि सहकारी समिति, देखिए हुआ आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें उनका स्वैच्छिक गठन और उनको स्वायत्त, है ना, उनका उस पर अधिकार, उनको उसको चला सकें और उस पर नियंत्रण कर सकें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का 43 खाम है। ये क्वेश्चन आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहती है सहकारी, इनको बोलते हैं सहकारी समिति, ठीक है। तो सहकारी समिति का गठन कौन से में है, तो आर्टिकल 43 का बी, है ना। ए में क्या है, उद्योग में जो प्रबंध के लिए जो विधान बनेगा उसमें जो कामगार रहते हैं उनकी भागीदारी, और 43 में है काम मजदूरी इतनी मिले कि वो अपना अच्छे से जीवन जी सकें, उनको अवकाश छुट्टी की व्यवस्था और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो 43 है और 43 भी, कन्फ्यूज मत होना, अच्छे से समझना इनको, क्लियर है। अगला आएगा 44 में देखिए समान सिविल सहायता की बात कर रहा है। देखो 4 समान है, ठीक है। 4 तो समान सिविल सहायता, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, लागू करने का प्रयास करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आप अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है ना, कि समान सिविल सहायता की बात कौन से आर्टिकल में की गई, तो आर्टिकल 44 में। और ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। तो नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता लागू करने का प्रयास करना, कौन करेगा, राज्य, क्लियर है। अगला आएगा 45 में आएगा शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना, ठीक है। तो 6 वर्ष से जो छोटे जो बच्चे रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसे जो अभी इनका स्कूल में फर्स्ट क्लास में नहीं आए, तो उनके लिए क्या करना, शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना, ये सरकार करेगी। जिसमें देखा होगा आपने आंगनबाड़ी में, देखा होगा आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को जो रहते हैं 1 2 साल 3 साल के, उनको आंगनबाड़ी में शिक्षा देती हैं, उनको ऐसा भोजन पोषण देते हैं ताकि उनका शरीर का विकास हो सके। तो ये सब किसमें, इस सरकार करवाई इसकी व्यवस्था, ठीक है। तो आर्टिकल कौन से में, 45 में। तो आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला 44 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 45 भी। अब अपन नेक्स्ट जो बच रहे हैं वो और अपन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड 46 जो आर्टिकल है राज्य के नीतिक निदेशक तत्व का, उसको हम समझते हैं आज। तो SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और हर तरह के शोषण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना। देखिए SC हो, ST का व्यक्ति हो या अन्य ऐसा दुर्बल वर्ग जो मतलब पीड़ित हो, परेशान हो कोई भी व्यक्ति, उनकी शिक्षा, है ना, और अर्थ संबंधी मतलब पैसे धन से संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना, है ना। तो अन्य जो दुर्बल वर्ग में भी देखा होगा, OBC वगैरह में भी जो गरीब लोग होते हैं, BPL वाले होते हैं, उनके लिए आरक्षण वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है शिक्षा में, है ना। पढ़ने करने में वैसे फीस कम लगती है उनकी, है ना। और देखा होगा आपने फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें भी उनकी फीस कम लगती है। तो जो गरीब है या SC ST वालों के लिए अलग से जो व्यवस्था की गई है उनको छूट रहती है
हितों की अभिवृद्धि करना, और हर तरह के उनका जो शोषण हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर शोषण हो रहा है या समाज में उनको अन्याय हो रहा है उनके साथ, तो उनकी रक्षा करना, अन्याय ना हो ताकि उनके साथ। क्लियर है। तो इसमें 46 में क्या आएगा, SC ST व जो और दुर्बल वर्ग हैं, जो पीड़ित हैं, मतलब जो आर्थिक स्थिति से पीछे हैं या सामाजिक स्थिति से पिछड़ी हुए हैं, उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी उनके हितों की अभिवृद्धि करना, उनमें शिक्षा का अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे से पढ़ लिख सकें वो, और उनको पैसे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए देखा होगा अर्थ संबंधी जो उनकी भी व्यवस्थाएं करना उनके लिए। ठीक है। और हर तरह का उनका अगर किसी प्रकार का उनका शोषण हो रहा है तो उनको शोषण से बचाना, उनके साथ समाज अगर अन्याय कर रही तो उससे उनकी रक्षा करना। ठीक है। फिर 47 में क्या आएगा, पोषाहार स्तर, है ना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। पोषाहार स्तर मतलब उनका खाने पीने का स्तर कैसा हो, अच्छा हो। ठीक है, उनको अच्छा खाने मिले, इसमें अनाज वगैरह सरकार भी व्यवस्था करा दे अगर कहीं उनके पास नहीं है तो। लोक स्वास्थ्य मतलब उनके लिए, लोक स्वास्थ्य मतलब उनके इलाज वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो। ठीक है, ताकि उनका जीवन स्तर ऊंचा बढ़े, पोषाहार अच्छा मिले, लोक स्वास्थ्य अच्छा मिले, तो शारीरिक स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से काम कमा सकते हैं, है ना। और क्या है इसमें, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मादक पदार्थ, देखिए इसी में है मादक पदार्थ व हानिकारक जो नशीले पदार्थ देते हैं उनका सेवन जो होता है उसको प्रतिषेध करना, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या रहता है, सरकार के पास ये जिम्मेदारी रहती है। आपने देखा होगा नशीले ड्रग्स वगैरह का नशा करते हैं तो सरकार वहाँ पर रोकती है आपको, है ना। अगर आप पकड़े जाते हैं ड्रग्स बेच रहे हैं या आप ड्रग्स का नशा ले रहे हैं तो उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसमें क्या कर सकती है सरकार, देखा होगा जो भी जैसे किसी किसी राज्य में आपने सुना होगा वहाँ पे शराब पर बैन लगा दिया सरकार ने, कोई कोई राज्य सरकार लगा सकती है। जैसे बिहार में देखा होगा, बिहार में ही है शराब बंद। ठीक है, और कौन कौन से राज्यों में, कई ऐसे राज्य होंगे उनमें शराब पे प्रतिबंध लगा दिया, कुछ समय बाद कुछ राज्यों में हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मध्य प्रदेश में राज्य पे अभी शराब पे कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन ड्रग्स वगैरह ऐसा अफीम वगैरह का नशा उन पे प्रतिबंध है। ठीक है, तो ये मादक पदार्थ होते हैं, हानिकारक जो नशीले पदार्थ का लोग जो सेवन करते हैं, है ना, तो उस पर प्रतिषेध करने का प्रयास, मतलब सरकार अभी चाहे, मध्य प्रदेश सरकार भी चाहे तो इस पर शराब पर बैन लगा सकती है, शराब को बंद कर सकती है। ठीक है, मतलब शराब ओपन तो बिकेगी नहीं, फिर 2 नंबर बिकेगी। अगर 2 नंबर कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उस पर केस होगा। ठीक है, तो ये रहता है। ताकि देखिए अब इसमें क्यों करा, इसी में क्यों लिखा है, इसी देखिए कि पोषाहार स्तर तभी अच्छा मिलेगा, मान चलो वो नशीले पदार्थ बस उससे नशा में ही डला है ना, वो अच्छे से खा पी पाएगा, है ना। अब नशा कर करके वो बीमार हो जाएगा तो लोग उसकी स्वास्थ्य की समस्या भी आ जाएगी। तो मतलब इसलिए तो इनको ना करके, इनको रोक कर इनके लोक स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं। अब देखा होगा मादक पदार्थ में आपने, अब शराब वगैरह राज्यों में चल रही है, लेकिन उसमें तो देखिए सरकार का फायदा भी है, बहुत सारा टैक्स मिल रहा है इसलिए उसको चला रहा है, सरकार चाहे उसको बंद कर सकती है। ठीक है, तो 48 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पशुपालन का संगठन, देखा हो कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन आता है 48 का, तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना, ये 48 में है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार आप काम करें। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली मतलब इसमें क्या होगा, ऐसी विचारधारा लाएं, वैज्ञानिक मतलब अंधविश्वास से परे हों। दूसरा इसमें जैसे खेती वगैरह या जो भी हम काम करें तो एक वैज्ञानिक प्रणाली से, मतलब जैसे खेती में अपन एक देखा होगा प्राचीन परंपरा चली आ रही कि बहुत सारा पानी दे रहे हैं। अब देखा होगा बूंद, है ना, स्प्रिंकलिंग आती है, या फिर वो बूंद बूंद वाली, देखा होगा आपने बूंद बूंद वाली पद्धति आ रही ना, जैसे इसमें पूरा पानी उसमें बचत होती है, डैम वगैरह बनाए अच्छे से अच्छे। तो ये वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार काम करें। फिर पशुओं की नस्लों को सुधार करना, ये भी वैज्ञानिक प्रणाली है कि देखा हाइब्रिड के बीज आते हैं, ऐसे ही हाइब्रिड के जो जानवर देखा हो पशुओं की नस्लों में सुधार कर रहे हैं आजकल के, जाके जैसे दुधारू पशु है तो दूध ज़्यादा मात्रा में दे, है ना, और अच्छे से उनके बच्चे वगैरह स्वस्थ रहें। नस्लें चेंज कर देते हैं, अभी जैसे देसी गाय थी उसको और दूसरी उसमें नस्ल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नस्लों में सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करना। देखिए जानवरों को रोकने के लिए जैसे आप हिरन की हत्या नहीं कर सकते, गाय को नहीं मार सकते, कुछ जानवर हैं जिनको आप, जैसे बकरा है, इनको काट पीट रहे हैं, लेकिन और भी देखा होगा और जानवरों को अगर आप मार देते हैं तो आपका केस हो जाता है। मोर को नहीं मार सकते आप, जंगली जानवर देखे होंगे उसमें आप शेर का, इनका किसी का वध नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वो ही होंगे कि उनके लिए जैसे उनका वध
का प्रतिषेध मतलब वध ना हो उनका, उनको कोई मारे नहीं, ये व्यवस्था करना। तो आप समझ गए 48 इंपॉर्टेंट है। कृषि, कृषि में क्या क्या लगते हैं, जानवर लगते हैं, क्योंकि जैसे बैल पहले खेती होती थी ना, तो कृषि तथा पशुपालन का संगठन, कृषि की बात की गई है। पशुपालन का, जो पशुपालन के लिए देखा होगा, पशु जो पालते हैं उनके लिए सरकार लोन से भैंस गाय ये भी दे देती है ना। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार काम करें आप लोग, ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली आप समझ गए हो किस तरीके की होती है, जैसे खेती में नई नई वैज्ञानिक तकनीक हो, है ना, अपने रहने करने में, मतलब इसमें अंधविश्वास को आपको हटाकर आपको वैज्ञानिक तकनीक पर जीना है। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा यार ये तो उस तरह इसमें ये कारण था, ये नहीं, उसमें वैज्ञानिक रीजन देखो ऐसा क्यों हुआ, ये वैज्ञानिक प्रणाली की ओर जाएं आप, है ना। सीधा हम कह सकते हैं अंधविश्वास को खत्म करें। पशुओं की नस्लों को सुधार करना और उनके वध का प्रतिषेध करना, ठीक है। अगला हमारा आता है, इसी में देखिए एक और संशोधन किया गया है 48 के ए में, ठीक है। तो 48 का ए जो हैगा, इसमें क्या किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया अभी इससे कि पर्यावरण का संरक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण किसमें, पर्यावरण का संरक्षण से आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधों को बचाना, जानवरों को बचाना, नदियों को बचाना, है ना, तो और प्रदूषण ना हो ज़्यादा, ये सारी व्यवस्था हो जाती है। तो पर्यावरण का संरक्षण करना तथा संवर्धन, उनका संवर्धन करना, और वन एवं वन जीव की रक्षा करना। देखिए वन की रक्षा करना, वन्य जीव जो जानवर उसमें होंगे उनकी रक्षा करना, ये कब जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसको जोड़ा गया था। 48 काम है, तो ये कृषि जानवर वगैरह इनसे संबंधित है, इसी में ये इसको रख दिया कि थोड़ा सा अलग कर दिया कि पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण में आप समझते हो परि प्लस आवरण, हमारे जो चारों तरफ है सबका संरक्षण करना उनको, और उनको, है ना, अच्छे स्तर पे बढ़ाना। जैसे प्रदूषण को क्या करेंगे आप, कम करोगे, पेड़ पौधों को बढ़ाओगे ज़्यादा, नदियों की साफ सफाई करें, सुरक्षा करें, ये सब आ जाएगा इसमें। क्लियर है। 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। इसमें जैसे आपके पुराने किले वगैरह आ जाते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैंगे, है ना, पुराने मंदिर हैंगे, ठीक है, किले हैंगे, जो भी देखा होगा आपने, जो प्राचीन जो हमारे थे और राष्ट्रीय महत्व के हैंगे वो, तो उनका संरक्षण करना। स्थान हैंगे, देखा होगा स्थान, जैसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, उसका संरक्षण करना, है ना। पुरानी कई वस्तुएं रहती हैं उनको नष्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे आपने देखो कुतुब मीनार है, मान चलो कोई से स्तंभ बन रहा है, तो ऐसा नहीं अपन जाकर उनको तोड़ फोड़ दो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक वगैरह रहता है उनका हमें संरक्षण करना, उनको बचा के रखना है। ये कौन सा आर्टिकल के था, 49, ठीक है। अगला का 50, देखिए 50-50 करना, मतलब कोई चीज़ को आधा आधा अलग अलग कर लेना। तो देखिए कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले एक ही थे, अब इनको अलग अलग कर दिया। मतलब कार्यपालिका का काम कार्यपालिका करेगी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। मतलब न्यायपालिका देखा होगा कोर्ट, जो जज सब जो बैठते हैं न्यायाधीश, उनके लिए अलग व्यवस्था। न्याय मतलब स्वतंत्र है, वो अलग काम करेगा, कार्यपालिका अलग काम करेगी। इसको हम आपको और डिटेल से अच्छे से जब हम और आगे पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कार्यपालिका न्यायपालिका, जब हम संविधान का वो संसद वगैरह उसमें पहुंचेंगे तब आपको ये आएगा। कार्यपालिका न्यायपालिका में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो कार्यपालिका न्यायपालिका आप अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप समझें पुलिस और कोर्ट से। देखिए होगा पुलिस का काम रहता है कोई भी जो किसी ने क्राइम वगैरह करा है उसको पकड़ के लाना करना, और उसको सज़ा देने का काम, न्याय की जांच करना, सज़ा देना, वो सबके कोर्ट का काम रह जाता है। वो तो सिर्फ पकड़ के लाएंगे और आपको कोर्ट में सज़ा दे। पहले ऐसा हो जाता था कार्यपालिका वही पकड़ के लाए, वही अपने हिसाब से सज़ा दे देंगे उनको, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कार्यपालिका न्यायपालिका के यहाँ से। बाकी का और अपन आगे समझेंगे इसको। क्लियर है। अगला देखिए 51 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेंगे हम, मतलब उसके शांति बनी रहे। ऐसा नहीं एक राज्य है, मान चलो बॉर्डर पे और वो दूसरे देश में लगा है ना, विवाद की स्थिति बनाने, तो ऐसी नहीं करेंगे आप, उससे विवाद ना मतलब देखो बॉर्डर वाला ही ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई सा भी राज्य के व्यक्ति हैं, हम जैसे मान चलो कोई एमपी का, यूपी का है, अब कोई सरकार भी है तो दूसरे देशों के खिलाफ कुछ ऐसा बोले कि ताकि विवाद की स्थिति बन जाए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आप कैसा काम करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से भी हमारी शांति बनी रहे, है ना, और सुरक्षा की भी अभिवृद्धि रहे। सुरक्षा मतलब देखा होगा पहले जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था हो जाती थी कि पाकिस्तान उसमें कभी भी घुस आता था, उसके लोग आ जाते थे, तो अपने ही लोग उनकी सहायता करने लगे। तो ऐसा नहीं करना आपको, मतलब उनको हमारे देश की सुरक्षा
होना चाहिए पूरे, कोई भी अगर उसमें आ गए तो तुरंत हम सूचना दें कि हमारे देश में आतंकवादी घुसाया, ये सब व्यवस्थाएं। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्वक संबंध बने रहें, है ना, ऐसा ना हो कि आप एक राज्य आप बॉर्डर के दूसरे राज्य से संबंध खराब कर, दूसरे राष्ट्र से संबंध खराब कर लें। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। देखिए ऐसे अपन राज्य भी की ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी मध्यस्थता निभाए कि ताकि आसानी से वो विवाद क्या हो सकें, सुलझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़े कहाँ से, 36 से लेके आज 51 तक हमने भाग 4 को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपको इसमें कोई और डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप एक जो भी मैंने आपको ऐसा मौका दिया कि आप स्क्रीनशॉट लें, आपको मैंने काफ़ी कोशिश की है कि डिटेल से आपको लिखा है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप 36 से लेकर 51 तक के जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आप आसानी से पढ़िए। क्वेश्चन आता है, ये भी पूछ लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो कौन से संविधान से लिया, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये तो राज्य की जिम्मेदारी होगी, अब कुछ हमारी भी जिम्मेदारी रहेगी। उसके लिए हम इसमें भाग 4 में ही ए करके जोड़ा है, भाग 4 ए। ठीक है, बाद में इसको जोड़ा था। इसमें हमारे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेंगी। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हमें, अब हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होंगे, तो हम उनको 11 जो हमें मौलिक कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हमारे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इसको शेयर करें ताकि लोग आसानी से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समझ सकें कि राज्य की क्या क्या जिम्मेदारी रहती हैं हमारे प्रति, ताकि राज्य सरकार अगर इस तरीके से काम नहीं कर रही तो कम से कम हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं कि हमारे लिए ऐसा ये काम नहीं हो रहा। आपको पता होगा तभी आप अपनी आवाज़ उठा सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।